नमस्कार मित्रों। तो हम लोगों ने मेटफॉर्मिन, जो कि एक बेसिक एक प्रोटोटाइप एंटी डायबिटिक मेडिसिन कही जाती है, जो कि कही जाती है कि डायबिटीज़ की ड्रग ऑफ चॉइस अधिकांश रोगियों में, विशेष रूप से जो ओबीज डायबिटिक होते हैं उनके बाद। आइए एक दूसरी एंटी डायबिटिक मेडिसिन के विषय में हम लोग आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि उसको व्यवहारिक रूप से कैसे प्रयोग में लाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे हम किस मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत प्रभावी, एक हमको बहुत अच्छी औषधि के रूप में मिले हैं, जो ड्रग्स DPP-4 इनहिबिटर्स। और ये DPP-4 इनहिबिटर्स यह एक बहुत प्रभावी मेडिसिन के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके हैं पिछले 13-14 वर्षों में, और हम उसको ये देख रहे हैं कि इसकी कई फॉर्मुलेशंस अब हमारे पास उपलब्ध हैं। इनको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे प्रयोग में लाएं, इसी का वर्णन हम लोग इस वीडियो में करते हैं। तो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको कार्यान्वित कैसे करते हैं यह हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हम लोग उसी कुछ चरणों में विल्डाग्लिप्टिन, जो कि एक प्रोटोटाइप DPP-4 इनहिबिटर कही जा सकती है, उसका अगर हम चर्चा करें तो जैसे हम लोगों ने मेटफॉर्मिन के विषय में किया था, किन किन प्रिपरेशंस में उपलब्ध है, किस डोज से आरंभ करें, किस डोज तक जाएं, किस समय दें, भोजन से क्या संबंध हो, इसको देते समय हम किन बातों को ध्यान में रखें, किस किस ऑर्गन की मॉनिटरिंग करें, और अंत में इस ड्रग से क्या उम्मीदें रखें। तो विल्डाग्लिप्टिन की यदि हम बात करें तो प्रिपरेशंस इसकी कौन कौन सी उपलब्ध हैं। यह वह ड्रग है एंटी डायबिटिक ग्रुप में, इस DPP-4 इनहिबिटर ग्रुप में, जो DPP-4 इनहिबिटर्स में जो कि दिन में 2 बार दी जाती है। तो इसका इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन जो हमारे पास पहले से उपलब्ध था, जिसको हम सुबह और शाम 2 बार देते थे, और अब पिछले 2 वर्षों से इसका सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन भी आ गया है, जिसको दिन में 1 बार ही देना पड़ता है। तो ये हमारे पास विल्डाग्लिप्टिन इस वक्त दोनों प्रारूपों में उपलब्ध है, इमीडिएट रिलीज में भी और सस्टेन रिलीज में भी। तो यह दोनों ही विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं और इन दोनों में ही हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को विल्डाग्लिप्टिन आरंभ करनी है तो किस डोज से आरंभ करें। इसकी 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम दोनों के इमीडिएट रिलीज उपलब्ध हैं और 100 मिलीग्राम की सस्टेन रिलीज गोली उपलब्ध है। आरंभ कहाँ से करें? तो इसमें क्षमता के अनुसार, जैसी हमें आवश्यकता हो उसके अनुसार हम किसी भी डोज से आरंभ कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी आवश्यक बात है। मेटफॉर्मिन में हमने कहा 2000 मिलीग्राम हम दे तो सकते हैं, लेकिन आरंभ से ही हम 2000 से ना करें। विल्डाग्लिप्टिन के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, या किसी भी DPP-4 इनहिबिटर अगर हम कहें तो। यदि हमें लगता है कि हमें फुल डोज देनी है ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए, तो हम पूरी डोज से एक साथ आरंभ कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति में हमें उतनी क्षमता की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहां पे हम उसको लोअर डोज से भी आरंभ कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता हो। और अब आप समझ ही गए होंगे कि इन चारों में से विल्डाग्लिप्टिन की मैक्सिमम डोज क्या है। तो वह सस्टेन रिलीज 100 मिलीग्राम OD में, या इमीडिएट रिलीज 50 मिलीग्राम BD में। तो 100 मिलीग्राम प्रतिदिन की इसकी टोटल डोज है, जो हम अधिकतम प्रयोग में ला सकते हैं। और इमीडिएट रिलीज फॉर्म को दिन में 2 बार देते हुए, सस्टेन रिलीज फॉर्म को दिन में 1 बार देते हुए, चाहे हम उसको पहले कम और बाद में अधिक मात्रा आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें, और चाहे अगर हमें आवश्यकता है तो हम पूरी डोज को एक साथ और आरंभ से ही उससे हम इसको प्रयोग में लाएं। टाइमिंग, इसको हमें देना कब है? तो सुबह, दोपहर, शाम। इसके साथ एक और बड़ी जुड़ी हुई बड़ी खास बात यह है कि ग्लिप्टिन्स को हम किसी भी समय प्रयोग में ला सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी। सुबह के प्रति हमारा थोड़ा विशेष आग्रह इसलिए है कि अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि मेटफॉर्मिन मुख्यतः फास्टिंग ग्लूकोज को कम करती है। ये ग्लिप्टिन्स मुख्यतः PP ग्लूकोज को कम करते हैं, पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज को। तो पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज को जब कम कर रहे हैं, तो अगर हम मॉर्निंग आवर्स में देंगे तो हम आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच पे ज़्यादा बेहतर प्रभाव ले सकेंगे। वैसे अगर किसी व्यक्ति का ब्रेकफास्ट हल्का है और
लंच भारी है और लंच के बाद की पीपी बढ़ रही है तो हम इसको दोपहर में, या हम देख रहे हैं कि सुबह के समय हमारे पास दूसरी मेडिसिन हम प्रयोग में ला रहे हैं तो हम इसको केवल रात में भी आरंभ कर सकते हैं। तो अपनी पेशेंट की ग्लाइसेमिक जो कंट्रोल है उसको लाने के अनुसार जिस समय भी हमें आवश्यकता हो हम इसको ले सकते हैं, विशेष रूप से सुबह के समय में। अब हम देख भोजन से कब, इसको भोजन के पहले या भोजन के बाद में। मेटफॉर्मिन के साथ हमने समझा था कि भोजन के बाद देने में उससे जो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन ग्लिप्टिंस के साथ में इसको हमें बिफोर मील्स देना बेहतर है, क्योंकि इससे हम पोस्ट प्रैंडियल कंट्रोल को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए तो पोस्ट प्रैंडियल कंट्रोल ज़्यादा बेहतर इससे नियंत्रण में आता है, इसलिए इसको हम बिफोर मील देंगे तो आफ्टर मील कंट्रोल बेहतर ले सकेंगे। देते समय किन बातों का ध्यान रखना है? मेटफॉर्मिन के साथ जब पेशेंट आए दिखाने तब उससे एक बार जरूर पूछिए पेट ठीक ठाक है ना। ग्लिप्टिंस के साथ ऐसी कोई जुड़ी हुई बात नहीं है। यह एंटी डायबिटिक दवाओं में वो ग्रुप की दवाएं हैं जिनके लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो यह हम किसी भी व्यक्ति में प्रयोग में ला सकते हैं। और अमूमन अगर मैं कहूं कि 98% 99% में तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी रेयरली हम यह देखने को मिलता है कि इससे कुछ बुल्लस इरप्शंस होते हैं पूरे शरीर में, या कहीं कहीं जैसे छाले की तरह से पानी भरे हुए छाले वह इससे बनने लग जाते हैं, और कभी कभी रेयरली ये बहुत ही एक विकट स्थिति पैदा कर सकती है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम के रूप में। तो नेज़ोफेरिंजाइटिस यह इसके साथ थोड़ी सी इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनिटी कम करके और यूआरटीआई करना वह इसके साथ हो सकते हैं, लेकिन उसको पहचानना भी अलग से मुश्किल है। लेकिन यह एक संभावना, इसको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। यदि इन ग्लिप्टिंस के प्रयोग के समय हम शरीर में बुल्लस इरप्शंस देख रहे हैं तो कृपया इसको प्रयोग में ना लाएं। और यह तो एक बहुत ही भीषण एक साइड इफेक्ट है, बहुत रेयर होता है, लेकिन यदि हो तो यह प्राणघातक तक हो सकता है। अगला प्रश्न आता है कि इसको देते समय हम किन चीजों की मॉनिटरिंग करें? क्या यह शरीर के किसी भाग पर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं? हम लोगों ने मेटफॉर्मिन के साथ यह डिस्कस किया था कि मेटफॉर्मिन हार्ट के लिए तो थोड़ी सी प्रभावी दवा हो सकती है, लेकिन रीनल फंक्शंस, किडनी के फंक्शंस, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन होता है मेटफॉर्मिन का। यहाँ ग्लिप्टिंस के साथ में हमें लगभग कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गन को ग्लिप्टिंस कोई क्षति पहुंचाते हों, लेकिन किडनीज के विषय में हमको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भी रखना है। इसलिए नहीं रखना है कि यह किडनीज के लिए नेफ्रोटॉक्सिक है, बल्कि इसलिए रखना है कि इनका भी एक्सक्रीशन वो किडनीज के माध्यम से हो सकता है। तो एडवांस्ड रीनल फेल्योर में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कम हो जाता है तब इस ड्रग का एक्सक्रीशन कम हो सकता है। तो इस ग्रुप की दवाओं में लिनाग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन, यह दो दवाएं हैं जिनका हेपेटिक और रीनल दोनों डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। तो अगर किडनीज प्रभावित हैं किसी तरह से तो यह लिवर के माध्यम से बाइल के द्वारा निकाल दी जाएंगी। तो इसलिए अगर नेफ्रोपैथी है तो हम लिनाग्लिप्टिन और टेनेलिग्लिप्टिन को अन्य ग्लिप्टिन्स की तुलना में प्रेफर करते हैं। लेकिन यदि हम किसी पेशेंट में विल्डाग्लिप्टिन दे रहे हैं, सिटाग्लिप्टिन दे रहे हैं और उसको कोई नेफ्रोपैथी हो तो क्या हमें बंद करनी होगी? ऐसा भी नहीं है। हम ऐसे केसेस में अगर कोई GFR कम हो रहा है तो ये टॉक्सिक नहीं है, केवल एक्सक्रीशन इनका घट रहा है, इसलिए इनकी डोजेस को हम घटा लेते हैं। तो जैसे जैसे GFR कम होता जाएगा वैसे वैसे हम 100 मिलीग्राम विल्डाग्लिप्टिन प्रतिदिन से हो सकता है उसको 50 मिलीग्राम और GFR कम होने पे उसको 25 मिलीग्राम पर डे तक लाना हमें आवश्यक हो, जिससे कि उनका एक्सक्रीशन कम हो गया तो डोज भी कम कर दें, जिससे कि वह शरीर में अवांछित रूप से एकत्रित ना हो। और अंत में प्रश्न आता है एक्सपेक्टेंसी। हम इससे क्या एक्सपेक्ट करें कि यह HbA1c को कितना घटा सकती है? तो याद रहे हमने
पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलूरियाज और पाइग्लूटाजोन, इन 3 दवाओं की क्षमता है जो HbA1c को 1.5% तक घटा सकती हैं और अन्य दवाएं 1% से कम। तो यह भी ग्लिप्टिन्स भी HbA1c को लगभग 0.6-0.7% ही घटा पाती हैं। तो अर्थात अगर हम किसी पेशेंट का टारगेट HbA1c से उसका करंट HbA1c 1% से ज़्यादा है, मान लीजिए हमारे पास 8% का से अधिक HbA1c लिखे आया, तो हम विल्डाग्लिप्टिन अकेले देते हुए हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं, हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम उसको 6.5 पे ले आएंगे। 8% वाला वो 7 के ऊपर ही रह जाएगा, ये भी उम्मीद कम है कि वो 7 के अंदर आ पाए। तो इसलिए जब भी हम यह ग्लिप्टिन मोनोथेरेपी में प्रयोग में ला रहे हैं, तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट HbA1c से करंट HbA1c 1% के अंदर ही हो। अगर हम ग्लिप्टिन्स को और मेटफॉर्मिन को दोनों को प्रयोग में ला रहे हैं, तो हमने कहा उसका 1.5% मेटफॉर्मिन, 1% से कम ग्लिप्टिन्स, तो दोनों का सम्मिलित प्रभाव 2 से 2.5%, 2 to 2.5% तक आता है। तो उस वहां तक हमको कम रखने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों, ग्लिप्टिन्स में हमने एक चीज जानी कि यह बड़ी निरापद औषधि है, मतलब इसके साथ कोई बहुत बड़ी परेशानियां एसोसिएटेड नहीं है, इसको खुल के प्रयोग में लाया जा सकता है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस भी नहीं करती, जब आवश्यकता हो तो पूरी डोज में एक साथ दे दो, बार बार घटाने बढ़ाने का भी चक्कर नहीं, और बहुत कोई रीनल मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता नहीं। बस हमने ये जान लिया GFR ठीक है, तो GFR ज़्यादा प्रभावित होगी तो डोज कम कर देंगे या कुछ सेफर ग्लिप्टिन्स को हम लोग उनका विकल्प चुन लेंगे। तो इस प्रकार से ग्लिप्टिन्स को यदि हम एक उचित रूप से प्रयोग में लाएं तो हम उससे एक बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। आशा है इसको समझने के बाद कि ग्लिप्टिन्स पोस्ट प्रैंडियल कंट्रोल को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं और पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया के लिए हम इनको बेहतर रूप से प्रयोग में ला सकेंगे। धन्यवाद।